आपने देखा है, कभी कहानियां हमारे लिए प्रेरणा बन जाती हैं तो कभी हम कहानियों के। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस किरदार के बारे में हम बात करेंगे उसका जीवन हम सबको एक नई प्रेरणा देगा, एक नया नजरिया मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही आपकी जिंदगी के रास्ते जैसे भी हों, आपको एक सकारात्मक सोच बनाने में बहुत मदद मिलेगी। पर आज की कहानी के बारे में बात करने से पहले चंद सवाल हैं आपके लिए, जिनके जवाब शायद आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सपने देखते हैं? चलिए आपके जीवन के एक सबसे बड़े और दिल के बेहद करीब उस सपने को एक बार याद कीजिए। अपनी आंखें बंद करिए। अब कोशिश करिए उसे दिल से याद करने की। मान लीजिए कि वो आपकी आंखों के सामने सच हो गया है। अब उस मुस्कुराहट को ध्यान से देखिए जो आपके होठों पर है। उस खुशी को महसूस कीजिए जो उस सपने के पूरे होने पर आपको मिल रही है। अब जरा सोचिए, जिस सपने को आप अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसे जीने की, उससे जुड़ी हर याद, हर बात आपके दिल को खुशी और इत्मीनान देती है, जिसके लिए आप खुद को भी भूलकर हर पल उसे याद रखते हैं। कोई दर्द, निराशा, ठोकर आपके सामने टिक नहीं पाती। अगर एक दिन वही सपना आपकी आंखों को चुभने लगे, तो कल तक जिसके पीछे भाग रहे थे आप, आज उससे खुद पीछा छुड़ाकर भागने लगे तो। ये सब वैसे सुनने में थोड़ा अजीब सा तो लग रहा होगा, पर हमारी कहानी के मुख्य पात्र की माने तो ये किसी के साथ भी और कभी भी हो सकता है। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। अब शीर्षक की माने तो कहानी है एक ऐसे योगी की जिसने अपनी फरारी, वो महंगी गाड़ी बेच दी। पर अक्सर जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। इस कहानी में जिस योगी के बारे में बात हो रही है, क्या वो सच में एक योगी है भी या नहीं? वैसे आपके हिसाब से कौन होता है एक योगी? क्या एक योगी के पास फरारी हो सकती है? और अगर मान लीजिए कि उसके पास एक फरारी हो भी तो क्या वो उसे बेचेगा? और अगर ऐसा करेगा तो क्यों? क्या हम और आप अगर उसकी जगह होते तो ऐसा करते? कुछ लोग इसे त्याग कह सकते हैं, कुछ कहेंगे कि ये पागलपन है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये खुशी हो सकती है तो जी हाँ, ये कहानी है एक सफर की जिसकी मंजिल है खुशी। वही खुशी जिसकी तलाश में हम सब भटक रहे हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या खास है? तो आपको बता दूं कि ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जिंदगी में सब कुछ कमा लिया था सिवाय अपनी जिंदगी के। उसके सपने सच हो चुके थे, उसके पास सुख सुविधा का हर साधन था, फिर भी ना ही वो सालों से मुस्कुराया था, ना ही अब उसे काम को करने में मजा आता था। वो काम जो कभी उसके लिए सब कुछ हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने आप को वापस खोजने की ठान ली और एक नए सफर पर निकल पड़ा। सोच और सच, शब्द तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनके मतलब भी एकदम विपरीत हैं। एक आपकी कल्पना मात्र है तो दूसरी आपकी हकीकत या वास्तविकता। पर क्या आप जानते हैं कि इनमें एक बड़ा ही गहरा संबंध है, बिल्कुल सगे रिश्तेदारों की तरह। कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी का सच बदलना हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। कहानी की शुरुआत होती है एक अदालत में। दिन सोमवार, सुनवाई के बीच बेहोश पड़ा था एक 53 साल का आदमी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। बाकी के वकील और जज हैरान परेशान जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। पर कौन था ये आदमी? ये इंसान था जूलियन मैंटल, वकालत की दुनिया में एक जाना माना नाम, जिसकी हर दलील अखबार की सुर्खियां बन जाती। जो इस पेशे में पारिवारिक दबाव की वजह से आया था, पर वक्त के साथ उसे खुद इस काम से प्यार हो गया। और शायद नाम, शोहरत और पैसे का नशा ऐसा ही होता है कि आपकी रातों की नींद उड़ा दे। तभी तो जूलियन ने कुछ सालों में अपने आप को इस काम में ऐसा झोंक दिया था कि ना उसे अपनी खबर थी ना अपनों की। ये सब कुछ उसके पास में खड़े जॉन ने भी देखा। अपने गुरु, आदर्श और एक बहुत अच्छे दोस्त को इस हालत में देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। देखने वालों के लिए ये सोचना और समझना मुश्किल था
कि आखिर जूलियन की जिंदगी की गाड़ी को ऐसे कौन से झटके लगे होंगे कि उसकी ये हालत हो गई थी। क्योंकि जूलियन ने अपने लिए जो कुछ सोचा था वो सब हासिल कर लिया था। लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था जिसने अपनी सोच को सच कर दिखाया था। अदालत की उस भीड़ और कई सारी आवाजों में से एक आवाज थी एक और नई वकील की, जो जूलियन को तसल्ली देने में लगी हुई थी ताकि उसे कुछ हिम्मत मिल सके। पर शायद इस हालत में वो कुछ भी सुन समझ नहीं पा रहा था। जॉन और जूलियन एक दूसरे को 17 सालों से जानते थे। जॉन ने अपनी वकालत की शुरुआत जूलियन के दोस्त के नीचे रहकर की थी। वक्त के साथ जॉन जूलियन के सहायक के तौर पे काम करने लगा और फिर दोनों ने मिलकर एक बहुत ही मुश्किल और बड़े मुकदमे को जीता। जॉन की अपने काम के प्रति शिद्दत और भूख ने जूलियन के दिल में जगह बना ली। जूलियन एक बहुत ही अमीर और बड़े घर का वारिस था, जिसके चलते उसे वकील बनने पर मजबूर किया गया। लेकिन धीरे धीरे इस काम में उसे एक अलग समझ आने लगा। वहीं जॉन एक साधारण से परिवार का बेटा था, पर बावजूद इसके जूलियन ने हमेशा उसके काम की कद्र की और उसे अपने साथ रखा। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने वाला जूलियन बस खुद का ध्यान नहीं रख पाया था। यही वजह थी कि कभी जिस अदालत में उसने जॉन के साथ मिलकर एक बेहद मुश्किल मुकदमे को जीता था, आज उसी जगह एक भयानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी सांसें मौत के सामने घुटने टेकने वाली थी। जॉन को वो दिन याद आ रहे थे जब वो नया नया जूलियन के साथ काम कर रहा था। 18 घंटे और कभी कभी देर रात तक जूलियन न खुद काम से उठता न ही उसे उठने देता। उसके लिए हर सवाल का जवाब होना जरूरी था, हर तरीके से मुकदमे को समझना, हर पहलू पर गौर करना और जहां किसी को कोई शक ना हो वहां सबसे पहले और जरूरी तौर पर शक पैदा करना। ये सारी खूबियां ही थीं जो जूलियन को जूलियन बनाती थी। वक्त से तेज भाग रहा था वो। शहर के सबसे नामी लोगों के इलाके में एक बड़ा आलीशान सा घर, बड़ा दफ्तर, निजी हवाई जहाज, गर्मी की छुट्टियों के लिए एक द्वीप में घर और उसकी लाल चमचमाती फेरारी। सिर्फ 53 साल की उम्र में वो यहाँ तक पहुंच गया था। जैसे लगता हो सब कुछ उसकी सोच के हिसाब से एकदम सही बैठ रहा था। मगर पिछले कुछ समय से जूलियन बीमार सा रहने लगा। नशे की आदत, बाहर का खाना, देर रात तक घर से बाहर रहना और काम का दबाव, ये सब उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला करते जा रहे थे। ये सारी बातें जॉन के सामने हो रही थी, पर अफसोस वो अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। अपने बढ़ते वजन और उससे जुड़ी दिक्कतों को लेकर वो जॉन से बात करता। उसने बताया था कि कैसे अब उसका वकालत में मन ही नहीं लग रहा था। अब इस काम को करने में उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। अपनी पत्नी से भी उसके संबंध खत्म हो गए थे क्योंकि उसने तो काम को ही अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया था। पर जॉन के हिसाब से एक ऐसा राज भी था जो शायद जूलियन की इस हालत का जिम्मेदार था। उसने कई बार उस बात को जानने की कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। ये सब सोचते हुए जॉन की नजर एक बार फिर अपने दोस्त पर पड़ी। वैसे क्या लगता है आपको, क्या जूलियन के साथ जो हुआ उसके पीछे कोई सालों पुराना राज था या फिर उसकी जीवन शैली और उसके मौजूदा हालात? ऐसे जूलियन मैंटल को बीच अदालत में एक मुकदमा लड़ते हुए एक खतरनाक दिल का दौरा पड़ा और उनकी हालत काफी खराब हो गई। ये सब उनके साथी और अच्छे दोस्त जॉन ने अपनी आंखों से होते देखा। अगले दिन सभी वकीलों को एक साथ बुलाकर बताया गया कि जूलियन अब खतरे से बाहर थे और डॉक्टरों की माने तो अभी उन्हें कुछ वक्त अस्पताल में ही रहना था। जॉन को दिली तसल्ली और खुशी थी अपने दोस्त की सेहत में सुधार होने से, पर अगली ही खबर सबके होश उड़ा देती है। जॉन अंदर से हिल जाते हैं। जूलियन ने वकालत छोड़ने का फैसला कर लिया था और वो अब वापस नहीं आना चाहते थे। जॉन को यकीन नहीं हुआ कि जूलियन ने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया और एक बार भी अपने दोस्त जॉन से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि उनसे मिले भी नहीं। जितनी बार भी जॉन ने अस्पताल जाकर मिलने की कोशिश की, हर बार उन्हें मिलने से रोका गया। क्या जूलियन को जॉन पर भरोसा नहीं था? एक दोस्त होने के नाते वो उनके मन में चल रहे द्वंद को भी समझ सकते थे, पर उन्हें जूलियन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जूलियन इस तरह एक दिन चुपचाप भाग जाने वालों में से कतई नहीं थे, पर जॉन भी मजबूर थे। इस फैसले को मान तो लिया, पर यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। दिल को समझाकर
उन्होंने सोचा कि शायद जूलियन अब अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी की ओर देखना चाहते थे। और यही वजह थी कि जॉन भी अब उनके लिए एक बीता हुआ कल बन चुके थे। वक्त बीता और देखते ही देखते 3 साल हो गए उस घटना को। जूलियन के बारे में जॉन ने जो आखिरी बात सुनी थी वो ये थी कि उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था, यहाँ तक कि अपनी लाल चमचमाती फरारी भी। और देश छोड़कर वो भारत जा चुके थे, क्योंकि शायद उन्हें ढूंढने थे कुछ सवालों के जवाब जिनके बिना अब वो लौटने को राजी नहीं थे। इधर जॉन भी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, काम और परिवार दोनों को लेकर चल रहे थे। उनके पिता ने एक बार कहा था कि इंसान अपने आखिरी समय में ये नहीं सोचता कि काश थोड़ा वक्त और काम में बिताया होता, बल्कि ये सोचता है कि काश कुछ समय और अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताया होता। ये बात जॉन के दिल पर लग जाती है। वैसे भी उन्हें अपने बच्चों के साथ रहना और उन्हें बढ़ते देखने में एक अलग सुकून मिलता था। शनिवार को वो गोल्फ खेलने रोटरी क्लब चले जाते थे ताकि उनके दोस्त और ग्राहक भी खुश रहें। पर सच माने तो खाली वक्त में उन्हें अपने दोस्त जूलियन की याद जरूर आती थी। वो हमेशा सोचते कि पता नहीं अब वो कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। कई बार सोचते शायद नेपाल में होंगे या भारत में, क्योंकि 3 साल हो चुके थे उन्हें अलग हुए। जूलियन की कोई खबर नहीं थी। जॉन याद करते हैं कि कैसे अचानक 2 महीने पहले उनके दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने उनके मन में उठ रहे कई सारे सवालों के जवाब दे दिए। उनका दिन वैसे ही बड़ा मुश्किल गुजरा था। तभी उनके सहायक ने आकर कहा कि उनसे कोई मिलने आया है। जॉन उसे सीधे स्पष्ट शब्दों में मिलने के लिए मना कर देते हैं और उसे मिलने के लिए आगे की एक तारीख देने को कहते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसे ही किसी से मिलना मुश्किल था। पर फिर भी वो व्यक्ति जिद करने लगता है, तो जॉन आखिरकार उससे मिलने को राजी हो जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो जॉन समझ नहीं पाते कि आखिर यह आदमी कौन था और उनसे मिलने की जिद क्यों कर रहा था। फिर दिमाग पर जोर डालते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने इस आदमी की पत्नी की तरफ से उसके तलाक का मुकदमा लड़ा था और अब वो शायद जॉन से लड़ने आया था। जॉन कुछ सोच पाते इससे पहले ही वो आदमी जॉन की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, जिससे इतना कुछ सीखा है उसको ही अंदर नहीं आने दे रहे हो तुम। ये आवाज तो शायद सुनी हुई थी। अचानक से जॉन को एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जूलियन है। वो झट से उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम जूलियन हो? जूलियन हंसकर हाँ में जवाब देते हैं। जॉन को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये कैसे हो सकता था? क्योंकि जिस जूलियन को उन्होंने देखा था वो तो बिल्कुल बीमार, थके हुए और जिंदगी के मारे लगते थे, जिसमें जोश और जुनून बिल्कुल खत्म हो चुका था। यकीन करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उन्होंने जूलियन से दोबारा मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। उनके भारत में जाके बसने की खबर के बाद आज सालों बाद मिलना जॉन को हजम नहीं हो रहा था। पर फिर जॉन की नजर एक बार अपने दोस्त पर पड़ी। उनके सामने जो जूलियन खड़े थे वो उस पुराने जूलियन से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। एक तंदुरुस्त सेहतमंद आदमी जिसकी उम्र जैसे अचानक से घटकर 30 की हो गई हो। एक अलग ऊर्जा और जोश था। उनकी आंखों में वही सालों पुरानी चमक थी, चेहरे पर एक खुशी थी और सुकून था। जॉन ने खुशी से भरी आवाज में चीख कर कहा, जूलियन तुम? अब सवाल ये था कि आखिर अपने आप को जूलियन ने शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना कैसे बदल दिया, और क्या वो वापस आ गए थे या फिर उनके वापस आने के पीछे भी कोई अनजाना रहस्य था। और इन सब बातों से जॉन का क्या संबंध था? आखिर जिस दोस्त को 3 सालों में कभी जूलियन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था, उस रोज उससे मिलने की वजह क्या हो सकती? किसी भी नए रास्ते पर चलने में हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन यकीन मानिए अगर सफर में कुछ ऐसे राहगीर मिल जाएं जो आपको सही रास्ता दिखा दें तो सफर आसान हो जाता है और आपको जिंदगी के बड़े से बड़े सबक को भी सिखा कर जाए। जूलियन ने उन्हें बताना शुरू किया कि अस्पताल जाने के बाद सब कुछ छोड़ने का मन उन्होंने क्यों बनाया। जूलियन के काम ने उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर दिया था। वो एक पैसे कमाने की मशीन बनते जा रहे थे। चाह करके भी वो उस दिनचर्या से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रोजमर्रा की चिंताएं और अपने आप से दूरी ने उन्हें मौत के करीब खड़ा कर दिया था।
वो एक ऐसे दोराहे पर थे जहां से या तो वापस अंधेरे में लौटा जा सकता था या सब कुछ खत्म करके एक नए सफर का आगाज किया जा सकता था। हमेशा से ही दिमाग की सुनने वाले जूलियन ने इस बार दिल को चुना और उसकी मानकर निकल पड़े अध्यात्म के रास्ते पर। जॉन ने तपाक से पूछा, आखिर भारत में ऐसा क्या खास था? जूलियन ने बताया कि बचपन से ही उन्होंने सुन रखा था कि भारत योगियों और संतों का देश है, जहाँ की संस्कृति में कुछ ऐसा अनूठा था कि वहाँ के साधु सन्यासियों और योगियों ने सालों साल अपना जीवन एक अलग तरीके से बिताया था और ये शक्ति और ऊर्जा ही थी उनके जीवन का राज। भारत पहुंचकर जूलियन को यहाँ के लोगों ने खुले दिल से अपनाया। यहाँ आकर एक नई ताजगी और ऊर्जा जूलियन के अंदर समा चुकी थी, पर उनकी जिज्ञासा कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। जूलियन ने जॉन को बताया कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि जिसको वो जिंदगी का मकसद समझ रहे थे, जिंदगी तो उससे भी ज्यादा बड़ी और सुंदर थी। उसके बारे में जाने बिना अब वो वहां से वापस नहीं आना चाहते थे। कुछ समय तक वो कई सारे गुरुओं के साथ रहे, जिनसे उन्होंने भारत के इतिहास, यहाँ के प्राचीन मंदिरों और परंपराओं के बारे में सुना। पर लगभग 7 महीनों बाद जम्मू कश्मीर में रहते हुए उनकी मुलाकात हुई एक मंदिर के सेवक और योगी कृष्णन से। उनको देखकर ये कहना मुश्किल था कि कभी वो भी सांसारिक मोहमाया से जुड़े थे। पहले जूलियन की तरह वो भी पेशे से वकील हुआ करते थे और दिल्ली में रहते थे। उनका जीवन भी जूलियन की तरह व्यस्त और काम से भरा हुआ था। और फिर एक दिन अचानक से उन्होंने भी सब कुछ छोड़कर एक योगी बनने की ठान ली। उनका ये फैसला उन्हें जम्मू कश्मीर के उस मंदिर में ले आया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये सब सुनकर जूलियन ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि उनके सारे सवालों के जवाब योगी कृष्णन से बेहतर और कोई दे नहीं सकता था। पर उनके गुरु को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे एक नए ठिकाने के बारे में बताया जहां पहुंचना असंभव सा लगता था। ये नया पता था हिमालय की ऊंची चोटी पर स्थित शिवाना का। शिवाना के ऋषियों के पास थी कुछ चमत्कारी शक्तियां, जिनसे वो जूलियन जैसे भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। जॉन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही जूलियन थे जो कभी सिर्फ और सिर्फ काम की ही बातें किया करते थे। आज उनके चेहरे पर एक अलग सा भाव था। क्या सच में वहां उनके साथ कोई चमत्कार हुआ था? उस चमत्कार के बारे में बताने से पहले जूलियन ने बताया कि शिवाना की वो चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हफ्ते भर बाद जाकर वो कहीं शिवाना के पास पहुंच पाए थे, लेकिन न उनके पास खाने को कुछ था और न ही पीने को। वहां पहुंचकर उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने योगियों जैसे कपड़े पहने थे। पहले तो वो समझ नहीं पाए और उनसे मदद मांगने लगे, पर फिर जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो एक टक देखते ही रह गए। ये कौन था जो शारीरिक तौर पर बड़ा लेकिन आंखों में बच्चों जैसी चमक और भोलापन लिए दिखाई दे रहा था? क्या ऐसा किसी साधारण इंसान के लिए होना मुमकिन था? उस आदमी ने जूलियन की समस्या भांपते हुए पूछा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जूलियन ने उन्हें बताया कि वो शिवाना के ऋषियों से मिलना चाहते थे और उनके पास अब खाने पीने को कुछ भी नहीं था। उस आदमी ने मुस्कुराकर जूलियन को बताया कि वो सही जगह पर पहुंच चुके थे, पर वो उन ऋषियों से मिलना क्यों चाहते थे। जूलियन ने बताया कि वो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना चाहते थे और खुद के जीवन को एक बार फिर से नई तरह से जीना चाहते थे, और इस काम में उनकी मदद सिर्फ शिवाना के ऋषि ही कर सकते थे। जूलियन की सच्चाई और उनकी कोशिश से खुश होकर वो व्यक्ति उन्हें अपने साथ लेकर शिवाना के आश्रम में पहुंचे, और वो कोई और नहीं बल्कि शिवाना ऋषि योगी रमन थे। योगी रमन ने जूलियन की सच्चाई और जिज्ञासा देखकर उन्हें अपने शिष्यों के साथ रहने की इजाजत दी और उन्हें वेदों और आध्यात्म के बारे में सिखाया। समय के साथ वहां के लोगों के दिल में भी जूलियन ने डाली और इसलिए उन्हें उपहार के तौर पर एक योगी का दर्जा दिया गया। अब अकेले रहकर भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि अपने आसपास को देखने और महसूस करने की कला जूलियन में भी आ गई थी। योगी रमन ने जो कुछ भी उन्हें सिखाने का वादा किया था, उसके साथ उन्होंने एक वादा लिया भी था कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद वो अपने देश लौट जाएंगे और अपने लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि हर कोई सांसारिक जीवन का त्याग कर पाए ये संभव नहीं है। पर हो सकता है कि जूलियन की मदद से समय रहते वो अपने जीवन को सरलता और सहजता से जीना सीख ले।
जूलियन को अब शिवाना में रहते हुए 1 महीना हो गया था। वहां की हर बात उन्हें अच्छी लगती और अब उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा था। वो प्रकृति के करीब जा चुके थे और शायद इसलिए उनमें अलग सी शांति आ गई थी। ये सब बताते हुए अचानक से जूलियन ने कहा कि अब उनके चलने का समय हो गया था। पर ये सब बेहद गौर से सुन रहे जॉन ने उनसे रुकने का आग्रह किया, जिसको टालते हुए जूलियन ने उनसे वायदा किया कि वो अगले दिन फिर आएंगे और उन्हें अपने पूरे सफर के बारे में बताएंगे। जॉन ने उनके जाने से पहले उनसे पूछा कि क्या ये सारी शिवाना के ऋषियों की सिखाई बातें उनके लिए भी मददगार साबित हो सकती थी, जिस पर जूलियन ने तुरंत हामी भरते हुए समझाया कि अगर आप सीखना चाहें और खुद को बेहतर बनाना चाहें तो कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जा सकता। उन्हें खुशी थी कि जॉन पर भी उनकी बातों का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और वो भी जिंदगी को करीब से देखना और समझना चाहते थे। इसके बाद जूलियन वहां से चले जाते हैं, पर अब जॉन के पास कोई रास्ता नहीं था इंतजार के अलावा। सो वो भी जूलियन की बातों को मन में दोहराते हुए दफ्तर को बंद करके निकल पड़ते हैं। एक बार फिर एक नया दिन था जब जूलियन को जॉन से मिलने आना था। जूलियन अपने वादे के पक्के थे। ठीक शाम के 7:15 जॉन के घर पहुंच गए। जॉन ने जूलियन को ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा और उनके कुछ कहने से पहले ही जूलियन बोल बैठे, तो क्या तुम मुझे अरमानी के महंगे सूट में देखने की उम्मीद में थे? कहकर दोनों ही हंसने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था जूलियन के कपड़ों में। तो बता दूं कि जूलियन ने एक योगी की वेशभूषा धारण कर रखी थी। जॉन के लिए ये सब कुछ अभी थोड़ा नया था, पर फिर भी एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी जूलियन के मजाक करने की आदत। खैर, बिना वक्त बर्बाद किए जॉन ने जूलियन से फिर शिवाना में उनके साथ क्या हुआ, वो किनसे मिले, ये सब पूछना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जूलियन जॉन को और बातें, वहां पर सीखे और गुणों के बारे में बता रहे थे, वैसे वैसे जॉन के मन में आ रहा था कि कहीं ये सब एक मजाक तो नहीं हो सकता है। इतने वक्त बाद जूलियन सिर्फ उनकी टांग खींच रहे हो और शायद कुछ देर बाद उन्हें पता चले कि ये सब झूठ है। इसीलिए उन्होंने जूलियन को रोकते हुए कहा, एक बात सच बताना जूलियन, ये योगी वाले कपड़े तुम गली की दुकान से उधार पर लाए हो, है ना? मेरे मजे ले रहे हो और अभी कहोगे कि ये सब एक मजाक था, है ना? देखो, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब जूलियन ने जॉन की दुविधा को सुलझाने के लिए कहा, अच्छा एक बात बताओ, अदालत में अपनी बात को कैसे साबित करते हो? जॉन ने कहा, सबूतों और गवाहों के जरिए। जूलियन ने कहा, तो अगर मैं भी खुद को साबित कर दूं तो? मेरी तरफ ध्यान से देखो, मेरा चेहरा कितना बदल गया है। अब इस पर लकीरें नहीं है। मेरे शरीर को देखो, क्या मैं वापस अपनी जवानी के दिनों जैसा नहीं लग रहा? ये सब कुछ शिवाना में रहकर मेरे अंदर आए बदलाव का नतीजा है। उन सारी बातों पर जॉन चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हंसकर पूछा, किसी से अपना चेहरा बदलवा तो नहीं लिया तुमने? इस पर जूलियन ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं दोस्त, वो सिर्फ बाहर से बदल सकते हैं। आपको खुद को अंदर से बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जूलियन ने फिर धैर्य के साथ जॉन को समझाने के लिए सामने रखे चाय के प्याले को भरना शुरू किया और तब तक भरते रहे जब तक चाय बाहर नहीं गिरने लगी। ये देख जॉन खुद को रोक नहीं पाए और जूलियन से कहा, प्याला भर गया है जूलियन, क्या कर रहे हो? चाय तो बाहर ही गिरेगी ऐसे में। जूलियन ने माफी मांगते हुए जॉन को समझाया कि ठीक जैसे पहले से भरे हुए प्याले में आप चाय नहीं डाल सकते, वैसे ही एक दिमाग जिसमें इतना कुछ भरा हो उसमें आप कुछ नया नहीं भर सकते। शायद दिमाग को खाली करना और फिर नई बातें सीखना भी जरूरी होता है। जॉन ने अपने दिमाग को वकालत और काम से इस कदर भर लिया था कि उसमें कुछ भी नया डालने की जगह ही नहीं बची थी। जॉन को यह बात समझ में आई और अपनी पत्नी की कही बातें याद आने लगी। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा कि बड़े वक्त से न वो किसी नई जगह जा पाए थे, न कुछ नया कर पाए थे। जूलियन ने उन्हें दोबारा उम्मीद देते हुए समझाया कि कुछ भी अच्छा करने में कभी देर नहीं होती। इसी के साथ उन्होंने जॉन से कहा कि वो उनसे जो कुछ बताने वाले थे वो सिर्फ 1 महीने में ही उनकी जिंदगी और उन्हें बेहतर बना देगा। ये 1 महीना यानी कि 672 घंटे उनको बस उन सभी शिवाना ऋषियों के सिखाए गुणों का पालन करना होगा। इसके बदले में जूलियन ने जॉन से भी वही वायदा लिया जो उन्होंने योगी रमन को दिया था और इस पर जॉन ने राजी खुशी हाँ कह दी। जूलियन ने जॉन को समझाया कि किसी और इंसान से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। अगर हम अपना दिल बड़ा कर लें
तो हम आसानी से दूसरों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। आगे बताते हुए जूलियन ने कहा कि एक दिन कुछ महीनों बाद योगी रमन ने उन्हें बुलाकर बताया कि अब वो उन्हें उन 7 गुणों के बारे में बताएंगे जिनसे उनकी तलाश शायद एक मंजिल तक पहुंच पाएगी। यही कहलाते हैं शिवाना ऋषियों के 7 गुण। पर उन गुणों को जानने से पहले एक कहानी थी जो वो उन्हें सुनाना चाहते थे। उस कहानी को सुनाने से पहले योगी रमन ने उनसे आंख बंद कर एक कल्पना करने को कहा कि समझो तुम एक बेहद सुंदर हरे भरे बगीचे में हो, जहां सुंदर फूल और उनकी खुशबू है। माहौल एकदम शांत है। बीच में एक लाल रंग का 6 मंजिला दीपघर यानी लाइट हाउस है। अचानक से दीपघर यानी लाइट हाउस का दरवाजा जोर से खुलता है और बिना कपड़ों के सिर्फ एक गुलाबी रंग के केबल के तार से अपना शरीर ढके हुए 9 फीट और 900 पाउंड का जापानी सुमो रेसलर बाहर आकर उस बगीचे में घूमने लगता है। घूमते हुए उसे अचानक से एक चमकदार सोने की विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच मिलती है, जो शायद सालों पहले किसी से छूट गई थी। अचानक से वो उस पर फिसल कर धम से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पर जैसे ही लगता है कि अब वो नहीं उठ पाएगा, तभी एक बार फिर से सुंदर फूलों की महक जैसे उसे जीवन दान देती है और वो उठ खड़ा होता है। इस बार उसे बगीचे के कोने से एक रास्ता नजर आता है जिस पर कई लाख चमकते हीरे दिखाई देते हैं और वो उस रास्ते पर चल पड़ता है। ये रास्ता उसे आखिरकार उसकी स्थायी खुशी की ओर ले जाता है। कहानी सुनते ही जूलियन को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसके लिए इस कहानी का कोई मतलब ही नहीं था। एक इतने मुश्किल सफर को तय करके वो हिमालय जैसी जगह पर बच्चों वाली कहानी सुनने तो बिल्कुल नहीं गया था। एक ख्याल से आपके अंदर और बाहर कितना कुछ बदल सकता है। इस बात को अगर आप मानते हैं तो सोचिए आपके पास कितनी ताकत है इस दुनिया को बदलने की। योगी रमन ने जूलियन को जो कहानी सुनाई, जिसे बाद में जूलियन ने जॉन को बताया, उसमें कुछ खास नहीं था। पर अगर योगी रमन की माने तो ये कहानी उन 7 गुणों का सार थी जिनको मानते थे शिवाना ऋषि। पर इस कहानी के गुणों के बारे में बताने से पहले जूलियन ने जॉन से पूछा एक सवाल, वो क्या चीज है जिस पर हमारा और सिर्फ हमारा बस चलता है। इसके जवाब में जॉन ने सरलता से कहा, अपने बच्चों पर। जूलियन ने उन्हें तुरंत टोका, अपने दिमाग पर। बात पर और रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि कैसे जिंदगी की हर एक परिस्थिति को देखने का नजरिया हमारे लिए उसे अच्छा या बुरा बनाता है। एक अंग्रेजी का शब्द है क्राइसिस। इसको अगर तोड़ करके समझा जाए तो पहला शब्द बनता है खतरा और दूसरा अवसर, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू। बस फर्क इतना है कि आप किस पहलू को पहचान पाते हैं। जूलियन ने बताया कि कैसे शिवाना ऋषियों के अनुसार एक इंसान एक दिन में लगभग 60,000 बातें सोचता है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं, बल्कि ये है कि उसमें से 95% यानी 95% बातें वो पिछले दिन भी सोचता है। यानी कि नए विचारों के लिए हम अपने दिमाग में जगह बना ही नहीं पाते। और तो और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी अपने दिमाग की 100 में से सिर्फ 1% बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जॉन ने ये सब कुछ सुनकर जूलियन से जिज्ञासा भरे भाव से पूछा, तो इसका कोई तो हल होगा, या कोई ऐसा योग या व्यायाम? मैं भी अपनी इस शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ। जूलियन ने उन्हें सब्र रखने को कहते हुए एक और किस्सा सुनाया। भारत में कोलकाता पहुंचकर उनकी मुलाकात एक 64 वर्षीय महिला मलिका चंद से हुई, जो एक शिक्षिका थी। वो गरीब बच्चों को एक बस्ती के विद्यालय में पढ़ाती थी। एक रात आगजनी की घटना में उस विद्यालय को जला दिया गया, जिसके बाद वहां पढ़ रहे बच्चों के माता पिता का अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सपना जैसे टूट के बिखर गया। मलिका चंद एक बहुत सकारात्मक सोच वाली महिला थी, जिनके लिए बुद्धि से ज्यादा इरादा महत्वपूर्ण था। वो हर परिस्थिति से लड़ना और उसे अवसर के रूप में देखने का गुण रखती थी, जिसके चलते निराश माता पिता को उन्होंने एक सुझाव दिया कि विद्यालय पुराना होने की वजह से बुरी हालत में था। ऐसे में जलने के बाद वो सब मिलकर उसे फिर से बनाए। इससे बच्चों की शिक्षा फिर से शुरू हो सकती है। सबने उनकी बात मानी और अब वहां बच्चे एक बार फिर से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इस किस्से ने जूलियन को वाकई में मुश्किल को मौके के तौर पर देखना सिखाया। एक बात जो शिवाना ऋषि भी मानते हैं कि जिंदगी में कोई भी बात बुरी नहीं होती, बल्कि एक सीख होती है। और ऐसे आपको आपकी जिंदगी हर पल एक नया सबक दे रही है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे सीखने का फैसला करते हैं या उस पर रोते रहते हैं। जॉन,
अपने दोस्त के लिए दिल से खुश था, पर यह सब कुछ सुनते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके खुद के जीवन को देखकर भी सब सही लगता था। कहने को एक छोटा सा परिवार, एक अच्छी नौकरी, इज्जत, नाम, लेकिन खाली वक्त में बहुत कुछ था जो उसे घेरे रहता था। कई सारे ऐसे सपने थे जो वो कभी बड़े होने के बाद पूरे ही नहीं कर पाया था। शायद बड़े होने की कोई कीमत होती है, और वो थी आपके बचपन की इच्छाएं और सपने। उस शाम अपने दोस्त के साथ हो रही बातों के बीच जॉन ने अपना मन बना लिया था कि पैसे और नाम के पीछे भागने से नहीं, बल्कि कुछ वक्त अपने लिए निकालने से बात बनेगी। जूलियन ने जॉन को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी और कहा कि अगर कोई भी इंसान चाह ले तो अपने सपने को साकार कर सकता है। जरूरत है तो बस इरादे और उस ख्याल की, और फिर देखिए पूरी कायनात आपको आपके सपने से जरूर मिलवाएगी। जूलियन ने अपने पास से एक कार्ड निकाला और याद करते हुए कहा कि ये उन्हीं योगी रमन जी ने दिया था, जिस पर भारत के सबसे बड़े दार्शनिक पतंजलि की एक बात लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक अगर आप अपने जीवन में एक बड़े मकसद या लक्ष्य को पाने की सोच लेते हैं तो आप अपने आप ही अपने मन के सारे बंधनों से आजाद होने लगते हैं, और ऐसे में आपके अंदर बहुत सारे छुपे हुए गुण आपकी मदद करने लगते हैं। आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बड़े बन जाते हैं। ये सब कहना आसान है, पर इस पर अमल करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। जॉन की इस दलील पर जूलियन ने उसे बताया कि जब भी हम अपने दिमाग की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो भी शरीर के अन्य हिस्सों की तरह है। अगर उसको सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। इसके लिए जरूर कुछ उपाय हैं जिनको करने से मन मस्तिष्क भी सेहतमंद रहते हैं। अपनी बात को और समझाते हुए जूलियन ने जॉन से कहा कि एकाग्रता एक ऐसा साधन है जिससे अपने आप किसी भी काम को पूरा किया जा सकता है। इस पर जूलियन ने जॉन को एक पहेली हल करने को दी। आप चाहें तो आप भी इसका हल ढूंढ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि दोपहर का समय है और आप एक घने जंगल में फंस गए हैं। वहां ठंड बहुत ज्यादा है और आपके पास सिर्फ एक दोस्त की लिखी चिट्ठी है, एक टिन का डिब्बा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस है, आसपास लकड़ियां हैं पर जलाने के लिए कोई माचिस नहीं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जूलियन ने अब उन्हें बताया कि कैसे उस कागज को सूरज की किरणों से जलाकर लकड़ी जलाई जा सकती थी, और इसमें उस अवधारक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणों को एकाग्र करके चिट्ठी वाले कागज पर रखना था। आग अपने आप लग जाती। जॉन ने एकदम से पूछा, और वो टिन का डब्बा? वो वो तो तुम्हें सिर्फ जवाब से भटकाने के लिए था, जूलियन ने कहा। अब पहेली के हल से ही ये समझना जरूरी है कि वो टिन का डब्बा हमारे जीवन में आने वाले तमाम भटकाव हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देते हैं, और वो अवधारक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास हमें एकाग्रता की शक्ति के बारे में बताता है। जॉन जूलियन की बात से सहमत थे, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एकाग्रता कैसे आ सकती है, और शायद आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है ना? जूलियन ने जॉन को बताया कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर देखने से ये पता चलता है कि कैसे जो लोग किसी भी काम को करने में सफल रहे हैं वो अपने काम से प्यार करते थे, इसीलिए वो उसमें सबसे आगे थे। जैसे ही हम अपने मन का कोई भी काम करने लगते हैं, हमारे एकाग्र होने में कोई बाधा या रुकावट नहीं आती। पर इसका मतलब जॉन के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि 4 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी रहते जॉन अपने मन का कुछ भी करने का सोच ले, ये उससे सही नहीं लग रहा था। जूलियन ने जॉन की दुविधा कम करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि हम कल से ही सब छोड़ के बैठ जाएं, पर हाँ, वक्त निकाल कर थोड़ी देर ही सही वो काम जरूर करें जो हमें अच्छा लगता हो, जिससे हमारे दिल को खुशी मिले। उन्होंने अपने कई सारे दोस्तों के बारे में बताया जो पेशे से वकील थे, पर उन्होंने अपनी खुशी की खातिर वकालत छोड़ दी, और कोई अभिनेता तो कोई लेखपाल बन गया। जब हम मन का कहा मानते हैं तो हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। जैसे अगर एक साइकिल के पहिए की हवा थोड़ी सी भी निकल जाए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंचे भी तो सफर मुश्किलों से भरा होगा। जूलियन ने इसके बाद जॉन को 3 ऐसे तरीके बताए अपने मन को काबू में करने के जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला है गुलाब का दिल। इस तरीके में एक गुलाब का फूल लेकर उसे एक कमरे में रखना है और उस गुलाब के दिल यानी उसके बीच में ध्यान से देखना है। योगी रमन के हिसाब से
गुलाब के फूल के बीचों बीच होता है उसका दिल। बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर सकता हूँ, जॉन ने जवाब में कहा। और तब जूलियन ने इसके पीछे की कठिनाई के बारे में बताया। जूलियन ने कहा कि अगर हम उस फूल पर ध्यान लगाएं, तो हमारा ध्यान शायद ही 5 मिनट से ज्यादा स्थिर हो पाए। पर जैसे जैसे हम इसको रोज करेंगे, हमारा ध्यान एक जगह रुकने लगेगा और हम उस फूल की हर एक चीज पर ध्यान देने लगेंगे। अब सवाल था, आखिर गुलाब का फूल ही क्यों? इसके जवाब में जूलियन ने कहा कि जीवन भी एक गुलाब के फूल जैसा ही तो है, जहाँ कांटे भी होते हैं, पर हमारा सारा ध्यान होना चाहिए उस फूल पर। इस चीज को करने से हमारे मन के अंदर शांति और एक ठहराव आएगा। कुछ हफ्तों बाद मन को एकाग्र करना आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका है विपरीत सोच। इस तरीके को समझने के लिए जूलियन एक उदाहरण देते हैं। जॉन, मान लो कि तुम अपने दफ्तर में हो, तुम्हारा दिन बहुत खराब जा रहा है, तुम सब से बातें सुनकर घर आते हो, तुम दुखी महसूस करने लगते हो और सारी चीजें तुम्हें दुखी करने लगती हैं। तुम बार बार उस सब के बारे में सोचते हो और फिर और परेशान हो जाते हो। ऐसे में विपरीत सोच तुम्हारी मदद कर सकती है। जैसे अगर तुम आंख बंद करके सारी अच्छी बातें याद करने की कोशिश करने लगो, हर वो काम करने लगो जो तुम खुश होने पर करते हो, तो कुछ ही पलों में तुम्हारा सारा दुख और तकलीफ खत्म हो जाएगी। इस तरीके को कुछ हफ्तों तक करने के बाद हर बुरी स्थिति में तुम अच्छा ढूंढने लगोगे और कोई भी हालात तुम्हें हराने और दुखी करने में असमर्थ होंगे। तीसरा तरीका है झील का रहस्य। जूलियन ने बताया कि कैसे शिवाना के ऋषियों ने कुछ सदियों तक इस तरीके का उपयोग किया है। इसमें वो एक झील के पास सुबह 4 बजे तक पहुंच जाते थे और वहां उस झील में अपनी परछाई को उस काम को करते हुए कल्पना करते थे जो वो स्वयं अपनी असल जिंदगी में करना चाहते थे। योगी रमन ने खुद इस उपाय से अपने जीवन को बेहतर बनाया था। बचपन में वो अपनी उम्र के बच्चों से छोटे दिखते थे और जिसकी वजह से वो हमेशा डरे हुए रहते थे। लोगों से मिलने और बात करने में भी उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती थी, जबकि उनके आसपास लोग बहुत ही अच्छे और दयालु थे। इसके बावजूद भी वो अपने इस स्वभाव को बदल नहीं पाते थे। फिर उन्होंने भी झील के पास पहुंचकर कभी अपने आप को किसी शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा, तो कभी एक बड़े नेता के रूप में। तब जाकर कुछ सालों बाद वो योगी रमन बन पाए। उनके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास आया। इस पूरी बात का सार यही था कि हम जैसे खुद को देखते और सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। जितनी नकारात्मकता दिमाग में होगी, उतनी ही जीवन में मुश्किलें आएंगी। और जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, जिंदगी की गलतियों को सबक समझेंगे और अपनी सोच के पर्दे पर सपनों को बुनेंगे, उतना ही हमारा मन खुश रहेगा। हम ज्यादा सुकून से रह पाएंगे और असल खुशी को अनुभव करेंगे। यहीं से योगी रमन की कहानी की शुरुआत होती है, उस बगीचे से, वही जो उस कहानी में था, जहां दीप घर था, फूल थे और एक सूमो रेसलर। और उस बगीचे से उनका मतलब था हमारे मन का बगीचा, जहां हम कैसे विचार उगाते हैं उस पर निर्भर करता है हमारा जीवन। अब उस बगीचे को सींचने के लिए आपने सुने 3 ऐसे उपाय जिनसे आप अपना आत्मसंयम बना सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आखिर कुछ आपके बस में हो या ना हो, आपका मन आपके विचारों से ही चलता है। यही था शिवाना ऋषियों का पहला गुण, आपके मन पर आपका संयम। कर्म करो नित ध्यान से, नहीं करो आराम, कर्मशील जो बन गए तो जग में होगा नाम। ऊपर जो लाइनें अभी मैंने कही, इनको समझने के लिए जो नजरिया आज तक हम अपनाते आए हैं, उसे बदलने का समय आ चुका है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं आज के भाग की ओर, जहां पर जूलियन जॉन को योगी रमन की सुनाई बगीचे वाली कहानी बता रहे थे। जूलियन जॉन के साथ अपने सारे ज्ञान और अनुभव को साझा करके बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि वो योगी रमन को दिए हुए वादे को जॉन की वजह से निभा पाए थे। बातों बातों में वो एक बार फिर से जॉन को वही वायदा याद दिलाते हैं, जिस पर जॉन उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे लोगों तक शिवाना ऋषियों के गुणों को पहुंचाने की और कुछ जिंदगियों को और बेहतर बनाने की। बातों का सिलसिला जा पहुंचता है कहानी के दूसरे गुण तक। जूलियन जॉन को याद दिलाते हैं कि बगीचे के बीच में एक 6 मंजिला दीप घर यानी लाइट हाउस था। उस दीप घर से जिस गुण की तुलना की गई थी, वो है हमारे जीवन का उद्देश्य या मकसद। जैसे एक सुंदर बगीचे को रोशनी देता है एक दीप घर, वैसे ही अपने मन के बगीचे को रोशनी और ऊर्जा देता है उसके अंदर छुपा हमारे जीवन का लक्ष्य
इसको बेहतर समझाने के लिए योगी रमन ने एक दिन जूलियन को एक वास्तविक उदाहरण दिया। योगी रमन को बचपन से तीरंदाजी का शौक था और वो उसमें खासे निपुण भी थे। हर रोज वो एक ही जगह जाकर निशाना लगाते। 300 फीट दूर से भी उनका निशाना अचूक था। लेकिन उस दिन जब उन्होंने अपने सामान से तीर कमान निकाला, तब साथ में एक रुमाल भी बाहर रखा। आंखों पर उस रुमाल को बांधकर जूलियन से पूछा कि वो उस निशाने से लगभग कितनी दूर खड़े थे, जिस पर जूलियन ने जवाब दिया 100 फीट। योगी रमन ने सीधा निशाना साधा और जूलियन उस दिन एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, पर निशाना बुरी तरह चूक गया। जूलियन को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने योगी रमन से पूछ ही लिया कि आखिर उन्होंने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया। इस पर योगी रमन ने एक सरल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उन्हें जीवन के दूसरे जरूरी गुण से मिलवाना चाहते थे, जो है आपका लक्ष्य। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है आपकी आंखों के सामने उसका होना, वरना आसान से आसान काम भी आपके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। जूलियन की हर बात में दम था और जॉन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा कि अपने लक्ष्य को साफ देख पाने के लिए हमें क्या करना होगा। तब जूलियन ने उन्हें बताया कि कैसे अपने लक्ष्य को पहचानना और फिर उस पर निरंतर मेहनत करते रहने से ही सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जूलियन ने अपने मकसद को समझाते हुए कहा कि दूसरों के लिए जीना ही अब उनका मकसद था, जिसे एक बार समझ जाने के बाद उनका रास्ता और भी आसान हो गया था। धर्म के पीछे भागने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आपका कर्म ही आपके जीवन का असल धर्म है, जिसको पूरा किए बिना आपको चैन और सुकून नहीं मिल सकता। शिवाना के ऋषियों का मानना था कि भले ही उनके जीवन में सुख सुविधा कमाने की होड़ नहीं थी, पर उनके लिए उनका लक्ष्य था अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलू को मजबूत बनाना और उन पर काबू पाना। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें घंटों के तप और दुनिया भर के ज्ञान के बाद भी शांति नहीं मिलती। जिसका मतलब है कि आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो, कहीं भी रहते हो, अपने लक्ष्य को पहचानना और उसको लेकर चलना ही आपका धर्म है। जॉन ने जूलियन की बातों से प्रभावित होकर बताया कि कैसे वो बचपन से ही चित्रकारी करने के शौकीन थे, पर बड़े होने के बाद एक ठीक ठाक जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने वकालत का रास्ता अपनाया, जिस पर चलकर उनके पास पैसे तो आ गए, पर खुशी नहीं मिली। जूलियन अपने दोस्त के दिल का हाल समझ सकते थे, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक वो भी जॉन की तरह उसी जगह खड़े थे और शायद इसीलिए उन्होंने जॉन को चुना था, इस पूरे अनुभव को दोहराने के लिए। जूलियन ने जॉन को हौसला देते हुए कहा कि हो सकता है कि उनके जीवन का असल मकसद चित्रकारी करना हो, पर इस सब में जॉन को एक ही चिंता थी और वो था इसके पीछे का जोखिम। एक अच्छी खासी आमदनी को ठुकराकर क्या एक चित्रकार बना जा सकता है, और क्या ये सही है? जिस पर जॉन को एक बार फिर जूलियन ने याद दिलाया कि कुछ जोखिम उठाने से अगर आपको आपकी खोई हुई खुशी मिल जाए तो क्यों नहीं। और इस दुविधा का हल ये है कि आप सब कुछ एक दिन में ना बदलें, थोड़ा थोड़ा समय विभाजित कर लें, कुछ देर सिर्फ एकाग्रता के साथ अपने मन के काम पर ध्यान दें। आखिर कोई भी सफर बिना पहले कदम के कहां शुरू हुआ है, और अगर आप एक बार अपने लक्ष्य को पता कर लें तो फिर उसको पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस एक काम है जो जरूर करना चाहिए, और वो ये है कि अपने जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें उनको एक कागज पर लिख लें और खुद को एक बार रोज याद दिलाएं। इसका महत्व समझाते हुए जूलियन ने जॉन से कहा कि अगर एक इंसान के मन में 60,000 विचार चलते हैं तो ऐसे में अपने असल उद्देश्य को लिखकर दोहराने से बाकी सारे 59,999 बेकार के ख्याल अपने दिमाग से जाने लगेंगे और आपका निशाना कभी नहीं चूकेगा। जिस पर जॉन को अपने फुटबॉल कोच की बात याद आ गई, जो हमेशा से ही खेल की योजना पर जोर देते थे। जॉन को अब सब कुछ बेहतर समझ आ रहा था। जूलियन ने शिवाना ऋषियों की एक और अजीब आदत के बारे में बताया, जिसको कहते हैं सकारात्मक दबाव। इसका मतलब था कि अगर उनसे कोई भूल हो जाती तो वह सुबह सुबह उठकर खुद को सजा देने के लिए एक बर्फीले झरने के नीचे जाकर खड़े हो जाते और तब तक वहां से नहीं हिलते जब तक उनका शरीर और पैर सुन्न न पड़ जाएं। इसको सुनकर जॉन को बहुत अजीब लगा, लेकिन जूलियन ने उन्हें बताया कि जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तब खुद को इनाम देते हैं, ठीक वैसे ही अगर गलती करने पर खुद को सजा दें तो आगे से हमारी गलती करने की आदत में अपने आप सुधार आ सकता है।
यही है सकारात्मक दबाव। शिवाना के ऋषियों के 7 गुणों में से ये गुण भी आपके जीवन को दिशा देता है और उसे योग्य बनाता है।